हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके AS1 के। ठीक है, मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो सबको क्लियर हुआ। अब आ जाओ, अब हम कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। क्वेश्चंस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो बेटा। चलो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखना बेटा। पहला क्वेश्चन है, कैन सेम टाइप ऑफ इन्वेंट्री at two different locations be valued by applying two different accounting policies। उसने कहा है बेटा, एक ही तरह की इन्वेंट्री है, एक ही तरह की, लेकिन दो अलग अलग लोकेशंस पे सिचुएटेड है। ठीक है, क्या हम उन दोनों इन्वेंट्रीज को जो अलग अलग लोकेशंस पे सिचुएटेड है, क्या उसे वैल्यू कर सकते हैं बाय यूजिंग टू डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज? तो बेटा मैं इसका आंसर आपको लिखवाता हूं, मेरे साथ साथ बेटा लिखना। बेटा आईसीआई की ना एक एडवाइजरी कमेटी है, उसका एक नोटिफिकेशन आया था, लिखना एज पर आईसीएआई एडवाइजरी कमेटी। सेम टाइप ऑफ इन्वेंट्री, सेम टाइप ऑफ इन्वेंट्री, आंसर लिखते रहना बेटा। एज पर आईसीआई एडवाइजरी कमिटी, सेम टाइप ऑफ इन्वेंट्री एट टू डिफरेंट लोकेशंस कैन नॉट बी वैल्यूड, at two different locations cannot be valued by using, cannot be valued by using two different accounting policies। बेटा एक बात याद रखना, अगर सेम टाइप ऑफ इन्वेंट्री है, सेम टाइप ऑफ इन्वेंट्री है, दो अलग अलग लोकेशंस पे सिचुएटेड है, तो ध्यान रखना उनका वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा यूजिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी। आप दो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो नहीं कर सकते हो फॉर सेम टाइप ऑफ इन्वेंट्री। ये बेटा किसका नोटिफिकेशन आया था? आईसीएआई एडवाइजरी कमेटी का। चलो लिखो आंसर। As per ICAI advisory committee, same type of inventory at two different locations cannot be valued, cannot be valued by using two different accounting policies। चलो अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ही है, थोड़ा सा बेटा डिफरेंस है, देखो। कैन डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन be followed for the same class of assets used in different plants? बेटा बात वही है इन्वेंट्री वाली, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वही बात जो ऊपर हमने इन्वेंट्री के लिए करी थी ना, वही बात अब हमें डेप्रिसिएशन के लिए करनी है। सुनो बेटा, सेम क्लास ऑफ असेट्स है, यहां मैं बोलूं, चलो ऐसा, दो असेट हैं, दो असेट हैं, दोनों सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। जैसे लिखना कुछ मत, अभी अभी कुछ मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा आपको। जैसे बेटा हमने पीजीबीपी चैप्टर में कैटेगरीज करे हैं ना, बिल्डिंग एक कैटेगरी होता है, फर्नीचर एक कैटेगरी होता है, प्लांट एंड मशीनरी एक कैटेगरी होता है। तो अज्यूम करो मेरे पास दो प्लांट और मशीनरी है, प्लांट और मशीनरी 1 और प्लांट और मशीनरी 2। अभी कुछ मत लिखना, ये दोनों बेटा सेम क्लास को बिलोंग करती है, ये दोनों सेम क्लास को बिलोंग करती है बेटा। भाई दोनों प्लांट और मशीनरी ही तो हैं, बस हो सकता है असेट अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल, एसी भी प्लांट और मशीनरी है बेटा, और कार भी प्लांट और मशीनरी है। तो असेट दो अलग अलग हैं, लेकिन क्लास एक ही है, प्लांट और मशीनरी। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, उसने कहा हमारे पास दो असेट हैं और दोनों असेट सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, प्लांट और मशीनरी को। क्या हम
ऐसा कर सकते हैं कि प्लांट और मशीनरी 1 के लिए तो हम फॉलो कर लें WDV, और हम प्लांट एंड मशीनरी 2 के लिए फॉलो कर लें SLM। क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं? बात बताओ, समझ आई सबको? तो बेटा इसका मैं आपको आंसर लिखवा दूं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि हम दो असेट्स जो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, क्या हम उन दोनों असेट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं? ऑल्दो क्लास एक ही है, दोनों प्लांट और मशीनरी क्लास को ही बिलोंग करते हैं, क्या हम दोनों के लिए अलग अलग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं? तो बेटा इसका आप आंसर लिखोगे यस। यस, इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। यस, डिफरेंट methods of depreciation for same class of assets can be followed because reasons लिखना, since depreciation is dependent since depreciation is dependent on various factors, since depreciation is dependent on various factors, पहले लिख लो फिर आपको समझाता हूं बेटा। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ असेट, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ असेट। सेकंड फैक्टर है यूसेज ऑफ असेट, सेकंड फैक्टर है यूसेज ऑफ असेट। और थर्ड फैक्टर है बेटा circumstances prevailing in the business, circumstances prevailing in the business. Yes, different methods of depreciation for same class of assets can be followed, since depreciation is dependent on various factors जैसे nature of asset, usage of asset और circumstances prevailing in the business। लो बेटा कॉपी करो पहले से, फिर आपको बेटा समझाता हूं मैं। Different methods of depreciation for same class of assets can be followed since depreciation is dependent on various factors, nature of asset, usage of asset and circumstances prevailing in the business। बेटा अपना मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, आपको उससे समझ आएगा। ये देखो बेटा, बेटा अज्यूम करो मेरे पास दो एसी हैं। बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूं आपको बेटा। मेरे पास दो एसी हैं, ठीक है, दो फैक्ट्रीज में, अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। ये एक फैक्ट्री है, ये बेटा दूसरी फैक्ट्री है। तो मेरे पास दो एसी हैं दो फैक्ट्रीज में बेटा। बेटा ये फैक्ट्री सिचुएटेड है राजस्थान में और ये फैक्ट्री बेटा सिचुएटेड है शिमला में। आपको बिल्कुल इससे बेटा कंसेप्ट क्लियर होगा, मुझे बताना अपने आप। मुझे बताओ बेटा दोनों एसी हैं, दोनों बेटा किसको बिलोंग करते हैं? सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। दोनों आपकी प्लांट और मशीनरी क्लास को ही बिलोंग करते हैं। अब मुझे एक बात बताना अपने आप, ये वाला एसी जिस फैक्ट्री में है वो फैक्ट्री राजस्थान में सिचुएटेड है और ये वाला एसी जिस फैक्ट्री में है वो फैक्ट्री शिमला में सिचुएटेड है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एसी का यूसेज, एसी का यूसेज ज्यादा कहां पर होगा बेटा?
ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान में बेटा बहुत गर्मी पड़ती है, तो एसी का यूसेज राजस्थान में ज्यादा होगा। तो यहां पर यूसेज एसी का बेटा ज्यादा होगा। और शिमला में जहां पर वैसे भी मौसम ठंडा ही रहता है, यहां पर एसी का यूसेज कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, इन दोनों एसीज में से बेटा वेयर एंड टेयर ज्यादा कहां पर होगी बेटा? मुझे बताओ, वेयर एंड टेयर एसी की ज्यादा कहां पर होगी? वेयर एंड टेयर ज्यादा बेटा कहां पर होगी? ऑब्वियस सी बात है, जहां पर एसी ज्यादा चलेगा वहां पर एसी की वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी। और और वेयर एंड टेयर बेटा कम कहां पर होगी? जहां पर ज्यादा यूज नहीं होगा एसी, मतलब शिमला में वेयर एंड टेयर एसी की बहुत कम होगी। जब चलेगा ही नहीं तो वेयर एंड टेयर कैसी बेटा? बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि राजस्थान में एसी की वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा है, तो बेटा राजस्थान में हम यूज करना चाहते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। क्योंकि बेटा डब्ल्यूडीवी मेथड में ना, सुनो 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 मेरी बात समझना बेटा, डब्ल्यूडीवी मेथड में ना डेप्रिसिएशन हर साल गिरता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी अजम्पशन डब्ल्यूडीवी मेथड में ये होती है कि असेट की एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, जहां पर वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी वहां पर एफिशिएंसी असेट की गिरती जाएगी। तो डब्ल्यूडीवी मेथड को यूज करना सही है। जबकि शिमला में असेट उतना ज्यादा यूज नहीं होगा, तो वेयर एंड टेयर नहीं होगी, तो एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं करेगी, एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। इसलिए हम एसएलएम यूज करना चाहते हैं बेटा शिमला में। शिमला में एसएलएम क्यों? क्योंकि बेटा वेयर एंड टेयर नहीं होगा, यूज नहीं होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं करेगी, हर साल एफिशिएंसी सेम आएगी, तो डेप्रिसिएशन भी सेम लगना चाहिए। अच्छा, राजस्थान में डब्ल्यूडीवी क्यों? वेयर एंड टेयर होगा, यूज होगा, एफिशिएंसी घटती जाएगी, तो डेप्रिसिएशन भी तो घटना चाहिए ना बेटा, इसलिए डब्ल्यूडीवी मेथड। तो आप बताओ, क्या मैं राजस्थान में जो एसी है उसके लिए डब्ल्यूडीवी और शिमला में जो एसी है उसके लिए एसएलएम यूज कर सकता हूं या नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं बेटा। क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो काफी फैक्टर्स पे क्या होता है, डिपेंडेंट। जैसे असेट का नेचर क्या है, मेन बात यूसेज कैसी है असेट की। अगर यूसेज ज्यादा है तो एफिशिएंसी गिरेगी, तो डब्ल्यूडीवी यूज करो। अगर यूसेज ज्यादा नहीं है तो एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी, तो एसएलएम यूज करो। तो याद रखना, क्या मैं एक ही क्लास ऑफ असेट्स के लिए मैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सबको? चलो आ जाओ जरा इस पे। अब आओ बेटा मेरे साथ साथ, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है ये, आप मुझे अब अपने आप बता सकते हो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आर लिमिटेड follows the practice of disclosing accounting policies adopted in preparation of financial statements in director's report. कमेंट। मुझे एक बार बताओ बेटा, AS1 कहता था कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, उन्हें डिस्क्लोज करना है। ठीक है, कहां पर बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। बताओ, आर लिमिटेड ने कहां पर डिस्क्लोज किया? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद करो हमने सेक्शन पढ़ा हुआ है, सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। तो याद रखना, बोर्ड रिपोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे बताओगे ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट। क्यों बताओ दोबारा? एज पर AS1 लिखो बेटा आंसर। एज पर AS1 अकाउंटिंग पॉलिसीज
accounting policies are to be accounting policies are to be disclosed in कहां पर बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स accounting policies are to be disclosed in financial statements and not director's report therefore treatment followed by R Limited is incorrect. Therefore treatment followed by R Limited is बेटा इनकरेक्ट. बात समझ आई? AS1 क्या कहता था? AS1 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है. कहां पर बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. और आर लिमिटेड कहां पर डिस्क्लोज कर रही है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में. डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देयरफॉर ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट. याद करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा 5 चीजें आती हैं. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. तो आपको कहां पर डिस्क्लोज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है आपको, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में नहीं. तो ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट. बेटा समझ आया? कॉपी करो बेटा इसे. चलो अगला देखें. आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4. देखो सिंपल सा है बेटा. ये देखो. R Limited has disclosed accounting policies related to fixed asset in Schedule E, accounting policies related to investments in Schedule F, and accounting policies related to inventories in Schedule G. Comment. मुझे एक बार बताओ बेटा, कंपनी ने क्या करा? फिक्स्ड असेट्स से रिलेटिंग जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो शेड्यूल ई में डिस्क्लोज करी, जो कि फिक्स्ड असेट्स का शेड्यूल था. इन्वेस्टमेंट से रिलेटिंग जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो शेड्यूल एफ में डिस्क्लोज करी, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटिंग है. और इन्वेंट्री से रिलेटिंग अकाउंटिंग पॉलिसी शेड्यूल जी में डिस्क्लोज करी, जो कि करंट असेट्स का था. क्या ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट? क्या कहोगे बेटा? याद करो मैंने AS1 में आपको लिखवाया था बेटा 4th पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस. दे शुड नॉट बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेटा उससे दिक्कत होती है किसको? इन्वेस्टर्स को दिक्कत होती है. पहले वो शेड्यूल ई खोल के पढ़ेंगे, फिर एफ खोल के पढ़ेंगे, फिर जी खोल के पढ़ेंगे. बेटर क्या है, एक ही जगह पे लिख दो ना अकाउंटिंग पॉलिसीज को, ताकि उन्हें पढ़ने में ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो. तो क्या कहता है बेटा AS1? एज पर AS1 all significant accounting policies are to be disclosed at one place. They should not be scattered. They should not be scattered all over the financial statements. They should not be scattered all over the financial statements. Therefore, treatment followed by company is incorrect. लो बेटा. तो AS1 आपको साफ साफ कहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है वो सब एक जगह पे डिस्क्लोज करनी है. उन्हें स्कैटर मत कर देना, अलग अलग जगह पे मत डिस्क्लोज कर देना. तो ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट. बेटा लो कॉपी करो.
हो रहे हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आ जाओ एक और करते हैं। कॉपी करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, पहले कर लो। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, देखो बहुत सिंपल सा। बी लिमिटेड हैज नॉट कंप्लाइड विद AS22 and the same is disclosed in notes to accounts. Management of the company says as non-compliance of AS is disclosed, financial statements present a true and fair view. Comment. अब मैं आपसे बेटा एक बात करूंगा, एक एग्जांपल आपको दूंगा। अपने आप इसका जवाब मुझे दे सकते हो। सुनो हुआ क्या है। जो कंपनी थी ना, उसने AS22 जो कि डेफर्ड टैक्सेस पे है, आपके कोर्स में नहीं है, हट गया है आपके कोर्स से। AS22 जो कि डेफर्ड टैक्सेस पे है, कंपनी ने उसको फॉलो नहीं करा। ठीक है। अब क्योंकि कंपनी ने AS22 को फॉलो नहीं करा, तो कंपनी ने ये बात डिस्क्लोज कर दी नोट्स टू अकाउंट्स में। मतलब कंपनी ने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दिया, while preparing financial statements AS22 is not complied with। मतलब ये बात हमने डिस्क्लोज कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि हमने AS22 को फॉलो नहीं करा है, हमने ये बात अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दी। अब जो मैनेजमेंट है ना कंपनी की, वो क्या कह रही है, सुनो मैनेजमेंट क्या कह रही है। मैनेजमेंट कह रही है क्योंकि हमने डिस्क्लोज कर दिया है कि हमने AS22 को फॉलो नहीं करा, ठीक है, क्योंकि ये बात हमने डिस्क्लोज कर दी है, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आपको बेटा अपना कमेंट देना है। तो बेटा मैं इसके लिए ना आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल। मुझे आप अपने आप बताना। सुनो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा हमने AS22 को फॉलो नहीं करा, ठीक है, लेकिन हमने ये बात नोट्स टू अकाउंट्स में क्या कर दी, डिस्क्लोज। हमने इसका डिस्क्लोजर दे दिया, और क्योंकि हमने डिस्क्लोजर दे दिया है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये है मैनेजमेंट का कहना। तो बेटा अगर ये कहना है ना, तो फिर बेटा मैं भी एक बात कहूंगा। वो क्या, मैंने करा मर्डर, मैंने किया मर्डर, लेकिन हां एक शराफत थी मेरे अंदर। क्या, मैंने पुलिस के पास जाके कर दिया सरेंडर। मैंने पुलिस के पास जाके कर दिया सरेंडर, ठीक है। बताओ सजा होगी या नहीं। बात समझे, बात वही है, बात वही है, बिल्कुल सेम। मर्डर किया, AS22 फॉलो ना करना मतलब मर्डर करना। अच्छा, सरेंडर भी कर दिया, यानी उस AS22 को नहीं फॉलो किया, उसका डिस्क्लोजर भी दे दिया। अब आप कह रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है, मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है कि मैंने AS22 फॉलो नहीं करा है, तो मुझे सजा मत दो। मतलब मैंने सरेंडर कर दिया है मर्डर करने के बाद, तो मुझे सजा मत दो। ऐसा होता है बेटा। बेटा सजा तो, बताओ, सजा तो होके रहेगी, सजा तो होगी। यानी बेटा याद रखना, अगर आप AS22 फॉलो नहीं करते हो ना, और उसका डिस्क्लोजर दे देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या मेरे सरेंडर करने से मेरा गुनाह कम हो जाता है बेटा? क्या, मैं इतना जानना चाहता हूं आपसे। अगर मैं सरेंडर कर दूं तो मुझे सजा नहीं होगी बेटा, सजा तो आपको होके रहेगी। क्राइम तो आप कर चुके हो, अब उसे कबूलो
या ना कबूलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बात समझ आई? चलो अब मैं आपको ये लिखवाता हूं, सुनो। लिखना क्या है इसमें? लिखना डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर इनकरेक्ट अकाउंटिंग। डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर इनकरेक्ट अकाउंटिंग। मतलब आप डिस्क्लोजर दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अकाउंटिंग सही हो गई। बेटा अकाउंटिंग तो गलत की गलत ही रहेगी ना। अगर मैं सरेंडर कर देता हूं, इसका मतलब मेरा क्राइम कम हो गया क्या या खत्म हो गया? बेटा क्राइम खत्म नहीं होता है, क्राइम तो आप कर चुके हो बाय नॉट फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब बाद में आप उसको कबूल भी लो, that does not mean financial statements present a true and fair view. Therefore, therefore, financial statements do not present, do not present a true and fair view. Hence, hence, contention of management is incorrect. Hence, contention of management is incorrect. बात समझ आई बेटा सबको? पक्का? सरेंडर करने से क्राइम खत्म नहीं होता है बेटा, कबूलने से आपका क्राइम कम नहीं होता है। क्राइम तो आप कर चुके थे बाय नॉट फॉलोइंग AS 22। बाद में अगर आप डिस्क्लोजर दे देते हो ना, तो उससे क्राइम खत्म नहीं होता बेटा, क्राइम तो क्राइम है। चलो कॉपी करो बेटा। कॉपी कर लो। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं बेटा सबको? चलो आए क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6th क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा। A and company has prepared its accounts on cash basis. Comment। चलो बताओ। गोइंग आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का तीसरा अजम्पशन क्या था? अक्रूवल। याद करो मैंने उसके बाद एक नोट आपको लिखवाया था। अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो कर रहे हो तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि आपने अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो नहीं करते हो तो बेटा इस बात का आपको क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर। तो मुझे बताओ, थर्ड अकाउंटिंग अजम्पशन क्या कहती थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। आपने बनाए किस पे? कैश बेसिस पे। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो नहीं करा तो क्या देना पड़ेगा बेटा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो लिखो जरा आंसर। लिखना एज पर AS 1 if fundamental accounting assumptions, if fundamental accounting assumptions are not followed, are not followed, then a disclosure needs to be given, needs to be given, then a disclosure needs to be given। बात समझ आई बेटा सबको? फिर लिखो, in the above case, in the above case, A and company has prepared, A and company has prepared its accounts on cash basis. Therefore, therefore, a disclosure
must be given, therefore a disclosure must be given. तो क्योंकि अक्रूवल बेसिस आपने फॉलो नहीं करा है, आपने कैश बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है, तो बेटा आपको इस बात का डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ेगा। बात मेरे को बताओ, समझ आई सबको? ठीक है, कॉपी करो। लास्ट के बेटा 3 क्वेश्चंस थोड़े से ध्यान से करने हैं, अभी तक तो हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस करे थे। कॉपी करो पहले से। चलो करें बेटा, आ जाओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7। बेटा थोड़ा ध्यान से समझना है जरा। S Limited has taken a loan from ICICI Limited of 10 crore. Its bankers Canara Bank have given guarantee to ICICI on its behalf. S Limited has mortgaged its assets to Canara Bank. S Limited has disclosed this loan in the balance sheet as an unsecured loan on the grounds that no security has been given to the lender ICICI Limited. Comment. मैं आपको ना बेटा पहले समझाता हूँ, फिर लिखेंगे। सुनो मेरी बात, हुआ क्या इस क्वेश्चन में बेटा, देखना ध्यान से जरा। ये ना मेरे साथ बेटा, ये डायग्राम में बनाऊंगा एक, वो बनाना। ये देखो बेटा, हुआ क्या है, ये कंपनी है, ये आपकी कंपनी है बेटा। इस कंपनी ने क्या करा है, इस कंपनी ने ना आईसीआईसीआई लिमिटेड से, आईसीआईसीआई से बेटा लोन लिया है, लोन लिया है 10 करोड़ का। ठीक है, अब हुआ क्या, सुनो हुआ क्या, कंपनी का खाता आईसीआईसीआई में नहीं था, कंपनी का खाता था कैनरा बैंक में, कंपनी का खाता कैनरा बैंक में था। ठीक है, तो पता है कंपनी ने बैंक से रिक्वेस्ट करी, कंपनी ने बैंक से रिक्वेस्ट करी कि तुम एक काम करो, तुम आईसीआईसीआई को ना हमारे बिहाफ पे दे दो गारंटी, गारंटी दे दो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। क्या गारंटी दे दो कि अगर बाय चांस हमने आईसीआईसीआई को लोन का पैसा रीपे नहीं करा, तो तुम हमारे बिहाफ पे लोन का पैसा क्या करोगे, रीपे। ठीक है, कैनरा बैंक ने कहा ठीक है, आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर रहे हैं, हम आपके बिहाफ पे आईसीआईसीआई को क्या दे देते हैं, गारंटी दे देते हैं। चलो, कैनरा बैंक ने दे दी गारंटी, लेकिन कैनरा बैंक ने कंपनी से कहा गारंटी तो हम दे देंगे, लेकिन व्हाट इफ तुमने आईसीआईसीआई का पैसा नहीं दिया, तो हमें तुम्हारे बिहाफ पे आईसीआईसीआई को 10 करोड़ रुपए देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें पैसा कहां से मिलेगा? तो कंपनी ने कहा विश्वास नहीं है क्या, हम देंगे तुम्हें। बैंक ने कहा विश्वास नहीं चलता हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी चलती है। यानी बेटा कैनरा बैंक कंपनी को क्या कह रहा है कि तुम हमारे पास क्या रखवाओ, कोई सिक्योरिटी। अगर तुमने कल को आईसीआईसीआई का पैसा रीपे नहीं करा, तो आईसीआईसीआई को पैसा हमें देना पड़ेगा, और तुमने हमें भी नहीं दिया तो हम तुम्हारी सिक्योरिटी बेच के पैसा रिकवर करेंगे। कंपनी ने कहा ठीक है। चलो, कंपनी ने कैनरा बैंक के पास बेटा क्या रखवा दी, सिक्योरिटी। अब मेरी बात सुनो, अब बेटा क्या हुआ, कंपनी ने बनाई अपनी बैलेंस शीट, सिंपल सी बना रहा हूं। कंपनी ने बनाई अपनी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे उसने लिखा लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई लिमिटेड। भाई लोन तो आईसीआईसीआई से लिया था ना, कितने का लोन, 10 करोड़ का। और पता है बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी ने इस लोन को, कंपनी ने इस लोन को शो करा है बेटा एज अनसिक्योर्ड लोन।
कंपनी ने इस लोन को शो करा है एज अनसिक्योर्ड लोन। चलो बेटा सोचो और मुझे बताओ, क्या इस लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहना सही है या नहीं? देखो, ये देखो, ये लोन लिया था कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का। किससे? आईसीआईसीआई से। बताओ, इस लोन को अनसिक्योर्ड कहना आपके हिसाब से बेटा सही है या नहीं? अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा 100% सही है बेटा, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? एक बार बताओ, लोन किससे लिया था? आईसीआईसीआई से। मुझे एक बार बताओ, आईसीआईसीआई के पास आपने कोई सिक्योरिटी रखवाई थी क्या? आपने आईसीआईसीआई के पास सिक्योरिटी रखवाई नहीं थी। आपने तो सिक्योरिटी बेटा कैनरा बैंक के पास रखवाई थी, और कैनरा से थोड़ी ना लोन लिया है, आपने तो लोन आईसीआईसीआई से लिया है। तो सिक्योरिटी आईसीआईसीआई के पास रखवाते तो मैं इस लोन को सिक्योर्ड कहता। आपने तो सिक्योरिटी कैनरा बैंक के पास रखवाई है, तो ये लोन बेटा अनसिक्योर्ड ही है, और कंपनी इसे शो भी एज अनसिक्योर्ड करना चाहती है। लेकिन बेटा लॉ के हिसाब से तो ये अनसिक्योर्ड ही है। लॉ के हिसाब से तो ये बेटा अनसिक्योर्ड ही है। भाई लॉ तो ये कहेगा ना कि आपने आईसीआईसीआई के पास सिक्योरिटी कहां रखवाई? आपने तो कैनरा बैंक के पास रखवाई, और कैनरा बैंक से तो कोई लोन लिया नहीं, तो ये लोन तो अनसिक्योर्ड है। लेकिन मैंने कल आपको कहा था, सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टू बी गिवन प्रायोरिटी ओवर इट्स फॉर्म। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। कई बार ना बेटा लॉ जो कहता है ना, हमें उस बात को नजरअंदाज करके वो फॉलो करना पड़ता है जो हमें दिखता है। और बेटा अगर मैं पूछूं ना आपसे, तो मुझे क्या दिख रहा है? बेटा मुझे दिख रहा है कि ये सिक्योरिटी भी तो इस लोन की वजह से ही रखवाई गई है। बस फर्क इतना ही तो हुआ, आपने सिक्योरिटी आईसीआईसीआई की जगह कैनरा बैंक के पास रखवा दी, जिसने आईसीआईसीआई को इस लोन के लिए क्या दी थी? गारंटी। मतलब ये सिक्योरिटी भी इस लोन के रिलेशन में ही तो रखवाई गई है। बात समझ आई? तो बेटा ये लोन कायदे लॉ के हिसाब से ये अनसिक्योर्ड है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, जो दिखता है वही बिकता है। और दिखता क्या है मुझे? कि ये लोन बेटा अनसिक्योर्ड नहीं है, ये लोन सिक्योर्ड है। बस फर्क कितना है कि आपने सिक्योरिटी आईसीआईसीआई की जगह कैनरा बैंक के पास रखवाई, लेकिन लगवाई तो इसी लोन के रिलेशन में ही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सब्सटेंस? रियलिटी। आपको दिखता क्या है? बेटा मुझे तो ये दिखता है कि ये लोन क्या है? सिक्योर्ड। मुझे तो ये दिखता है। क्यों? क्योंकि आपने सिक्योरिटी तो बेटा रखवाई ही है ना। बस फर्क कितना है, आईसीआईसीआई की जगह आपने सिक्योरिटी किसके पास रखवाई? कैनरा बैंक के पास। लेकिन रखवाई तो इसी लोन के रिलेशन में ही है ना, तो इस लोन को सिक्योर्ड लोन कहा जाएगा। ये तो दिखता है। अच्छा अगर मैं पूछूं इस ट्रांजैक्शन का फॉर्म क्या है, मतलब एज पर लॉ, तो बेटा लॉ के हिसाब से तो ये लोन अनसिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि लॉ तो ये कहेगा ना कि आपने सिक्योरिटी कोई आईसीआईसीआई के पास थोड़ी ना रखवाई, आपने तो कैनरा के पास रखवाई है। और लोन किससे लिया था? आईसीआईसीआई से। तो ये लोन तो क्या है? अनसिक्योर्ड। लेकिन हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हम सब्सटेंस को प्रायोरिटी देंगे ओवर इट्स फॉर्म। ठीक है, मतलब इस लोन को सिक्योर्ड लोन डिस्क्लोज करना है, ना कि बेटा अनसिक्योर्ड लोन। समझ आया सबको? चलो मैं अब आपको इसका आंसर लिखवाता हूं, लिखो मेरे साथ साथ। एज पर AS1 कॉमा substance of the
transaction, substance of the transaction is to be given. Substance of the transaction is to be given priority over its form. फिर लिखो, in the given case, in the given case, इसके नीचे लिखो सब्सटेंस क्या होगा बेटा, लोन इज सिक्योर्ड लोन. सब्सटेंस क्या होगा, लोन इज सिक्योर्ड लोन, क्योंकि सिक्योरिटी तो रखवाई गई है ना, बस आईसीआईसीआई की जगह कैनरा बैंक के पास रखवाई गई, रखवाई तो इसी लोन की वजह से है ना. और फॉर्म क्या है इस ट्रांजैक्शन का, लोन इज अनसिक्योर्ड, क्योंकि सिक्योरिटी रखवाई जरूर है लेकिन उसके पास तो नहीं रखवाई ना जिससे लोन लिया है, तो लोन इज अनसिक्योर्ड लोन. देयरफॉर in the balance sheet, loan must be disclosed, must be shown as a secured loan. Loan must be shown as a secured loan. तो बैलेंस शीट में आपको इस लोन को अनसिक्योर्ड नहीं बेटा, सिक्योर्ड शो करना चाहिए, क्योंकि हम सब्सटेंस को प्रायोरिटी देते हैं ओवर इट्स फॉर्म. लोन इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज अ सिक्योर्ड लोन. लो बेटा कॉपी करो, मेरे ख्याल से समझ आया बेटा सबको, कॉपी कर लो. चलो बच्चे आगे चलें और मेरे साथ साथ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7. अब आओ 8th क्वेश्चन, सिंपल सा है, देखो क्या कह रहा है. 8th क्वेश्चन, a partnership firm was formed to secure the tenders floated by BSNL for publication of telephone directories in 2019. It bagged tender for publishing directory for Pune Circle for 5 years. It has made a profit in the last 4 years. It bids in tenders for publication of directory for other circles, Nagpur, Nasik, Mumbai and Hyderabad, but failed to bag these. Its only activity till date is publication of Pune directory, and this contract is set to expire in 13-14. You are auditing the accounts of 12-13. Is the going concern assumption appropriate for preparation of accounts for 12-13? मैं आपको समझाता हूँ बेटा, और मेरे साथ साथ जो मैं लिखवाऊंगा बेटा लिखना जरूर है. सुनो, देखो बेटा 8th क्वेश्चन, बेटा हुआ क्या, एक ना पार्टनरशिप फर्म थी बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म थी जो बेटा बनाई गई थी सिर्फ एक काम के लिए. ये पार्टनरशिप फर्म सिर्फ एक काम के लिए बनाई गई थी, पता है कौन सा काम, बीएसएनएल जो है ना उसने बेटा टेंडर्स निकाले थे. टेंडर्स किस चीज के, टेंडर्स फॉर पब्लिकेशन ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरीज फॉर 5 सर्कल्स. ठीक है, कौन कौन से 5 सर्कल्स थे, देखो बेटा, नागपुर, नासिक, मुंबई, हैदराबाद और पुणे सर्कल, पुणे. तो 5 सर्कल्स के बेटा इसने क्या निकाले थे, टेंडर फॉर पब्लिकेशन ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरीज. तो 5 सर्कल्स के टेलीफोन डायरेक्टरी के पब्लिकेशन के टेंडर्स निकाले थे बीएसएनएल ने. तो भैया इस पार्टनरशिप फर्म ने भी ना टेंडर में अपना कोटेशन डाला था, ठीक है, 5 सर्कल्स का. लेकिन इस पार्टनरशिप फर्म को ना टेंडर सिर्फ बेटा मिला पुणे सर्कल का. तो पार्टनरशिप फर्म को टेंडर सिर्फ बेटा कौन से सर्कल का मिला, पुणे सर्कल का टेंडर मिला इसको. बात समझ आई सबको, ठीक है. और ये जो टेंडर था ना बेटा, ये टेंडर था 5 साल का, और ये 5 साल खत्म कब हो रहे हैं,
13-14 में। ये 5 साल फाइनेंशियल ईयर 13-14 में खत्म होने वाले हैं और करंट ईयर बेटा चल रहा है 12-13। तो मतलब अगले साल ये टेंडर खत्म होने वाला है। अब मैं आपसे बेटा एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये पार्टनरशिप फर्म एक गोइंग कंसर्न है या नहीं। वॉट डू यू मीन बाय बेटा गोइंग कंसर्न? मैंने आपको बताया था गोइंग कंसर्न का मतलब होता है हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने का। ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला है इन द फॉरसीएबल फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में ये बिजनेस चलता जाएगा, इस बिजनेस को कुछ नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। अपने आप सोच के बताओ, ये क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ क्या लगता है ये पार्टनरशिप फर्म एक गोइंग कंसर्न है या नहीं? अपने आप सोचो, मेरे को बताओ ये पार्टनरशिप फर्म आपको क्या लगता है इसके बिजनेस इसका बिजनेस बंद फ्यूचर में होने वाला है या नहीं? क्या कहते हो? तो बेटा मैं तो कहूंगा नो, दिस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। क्यों बताओ, क्यों ये गोइंग कंसर्न नहीं है? क्योंकि बेटा कौन सा साल चल रहा है? 12-13। इस पार्टनरशिप फर्म के पास बस एक ही टेंडर था पुणे सर्कल की डायरेक्टरीज को पब्लिश करने का, और वो टेंडर भी अगले साल क्या होने वाला है? खत्म। इसका मतलब पुणे सर्कल का टेंडर खत्म होते ही इसके पास और कोई काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो बेटा बिजनेस तो अल्टीमेटली बंद होगा ही होगा ना। तो क्या कहते हो बेटा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न ये कंसर्न है या नहीं? नो बेटा। तो मैं पता है, मैं मेरी बात सुनो, मैं ऑडिटर हूं, तो बेटा मैं पता है इस चीज का जवाब कैसे दूंगा? मैं इसका जवाब ना कॉन्ट्राडिक्टरी दूंगा। कॉन्ट्राडिक्टरी पता है क्या? अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि वो फ्यूचर में कोई और टेंडर, कोई और काम, कोई और टेंडर ले सकती है, तो बेटा ये गोइंग कंसर्न है। मतलब हो सकता है ना, देखो अभी तो 12-13 है, अभी तो अगला साल पड़ा हुआ है, हो सकता है अगले साल में ये पार्टनरशिप फर्म कोई और टेंडर ले ले। ठीक है, तो मेरे को बताओ मैं जवाब कैसे दूंगा? मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि वो फ्यूचर में कोई और टेंडर ऑब्टेन कर सकती है तो देन इट इज अ गोइंग कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि वो फ्यूचर में कोई और टेंडर बैग नहीं कर पाएगी तो उस केस में बेटा इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। पक्का? तो मैं इसका जवाब देखो कैसे दूंगा, सुनो। मैं इसका जवाब दूंगा द पार्टनरशिप फर्म, आंसर लिखना बेटा, द पार्टनरशिप फर्म currently currently has only one currently has only one order oblique tender, that is that is publication, that is publication of telephone directories, that is publication of telephone directories for Pune circle, for Pune circle। फिर लिखो this tender, this tender is about to expire, is about to expire next year, this tender is about to expire next year। फिर आप लिखोगे if partnership firm, if partnership firm is of the opinion, if partnership firm is of the opinion that it can obtain, it can obtain tenders
in next year, then it is a going concern, then it is a going concern, or else it is not a going concern, or else it is not a going concern, और else it is not a going concern. और सुनो, और अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है, अगर गोइंग कंसर्न है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर होती है ना, वो रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस पे प्रिपेयर होती हैं. तो लिखना, इफ इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, if it is not a going concern, then financial statements are prepared on realizable value basis. और आपको अच्छी तरह पता है, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं करा तो उसका क्या देना पड़ता है बेटा, डिस्क्लोजर. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस एंड डिस्क्लोजर must be given. Disclosure must be given in notes to accounts. Disclosure must be given in notes to accounts. लो बेटा, बात मेरे ख्याल से बच्चे समझ आई सबको. तो इसमें ना जवाब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, क्योंकि अभी 12-13 चल रहा है और 13-14 अभी आना है. अब 13-14 में क्या होगा क्या नहीं होगा हम कह नहीं सकते, तो कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब दो. अगर फर्म को लगता है वो और ऑर्डर्स ऑब्टेन कर सकती है तो गोइंग कंसर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो वैसे बनाओ. लेकिन अगर उसे लगता है कि वो और ऑर्डर्स ऑब्टेन नहीं कर पाएगी तो उस केस में इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस पे और डिस्क्लोजर दिया जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में. कॉपी करो बेटा, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके. कर लिया बेटा सबने? चलो आओ लास्ट क्वेश्चन आपका. देखो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, सिंपल सा ये भी देखो. आओ बेटा, A Limited has sold its building for 50 lakh. Purchaser has paid the full price. The company has given possession to the purchaser. Book value of the building is 35 lakh. As on 31st March 13, documentation and legal formalities are pending. Company has not recorded the disposal. It has shown the amount received as an advance. Do you agree with this statement? मेरी बात बेटा एक बात सुनना बात सुनो मेरी बेटा, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से सुनो. बेटा एक कंपनी थी ए लिमिटेड, उसके पास ना एक बिल्डिंग थी, 35 लाख रुपए की बिल्डिंग थी. ठीक है, उसने क्या करा, ये बिल्डिंग बेच दी 50 लाख रुपए की. 35 लाख की बिल्डिंग उसने 50 लाख रुपए की बेच दी. ठीक है, अब जिसको बेची है ना, सपोज मिस्टर एक्स को बेची, ये बायर है. ठीक है, बायर ने ना ए लिमिटेड को पूरा पैसा पे कर दिया है. पूरा पैसा कितना रुपए, आना पाई 50 लाख रुपए उसने पूरा पे कर दिया है कंपनी को. बात समझ आई? और बेटा जो कंपनी है ना, जो कंपनी है उसने मिस्टर एक्स को बिल्डिंग का बेटा पोजेशन भी दे दिया है. मतलब बिल्डिंग की चाबियां ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को बेटा हैंड ओवर कर दी है. तो बायर ने पूरा पैसा दे दिया है, ए लिमिटेड ने एक्स को पोजेशन दे दिया है. बस बेटा एक प्रॉब्लम है, और वो क्या है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ना,
लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इस बिल्डिंग के कागज अभी तक बायर के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुए, तो लीगल फॉर्मेलिटीज अभी तक बेटा पेंडिंग है। वो अभी बायर के नाम पे कागज उसके ट्रांसफर नहीं हुए हैं बेटा। बात समझ हुई? सिंपल वर्ड्स में बोलूं और थोड़ा सा, इस बिल्डिंग की बेटा ओनरशिप इज नॉट येट ट्रांसफर्ड। बेटा क्या ट्रांसफर हो गया है? बिल्डिंग का पोजेशन आपने बायर को दे दिया है, लेकिन बिल्डिंग की ओनरशिप अभी भी बेटा किसके पास है? ए लिमिटेड के पास। क्यों? क्योंकि कागज किसके नाम पे हैं? ए लिमिटेड के नाम पे। पक्का? तो बेटा देखा जाए ना तो पेमेंट पूरी मिल चुकी है ए लिमिटेड को, बिल्डिंग का पोजेशन मिल चुका है बायर को, लेकिन ओनरशिप जो है ना वो अभी भी ए लिमिटेड के नाम पे ही है, कागज ए लिमिटेड के नाम पे ही है, बायर के नाम पे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं। बात समझ आई? अब बेटा कंपनी ने क्या करा, सुनो। कंपनी ने कहा कि यार ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, तो हमें जो ये पैसा मिला है ना 50 लाख, हम पता है बिल्डिंग की सेल का ट्रीटमेंट हम इस साल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। तो उसने इस 50 लाख को ना अपनी बैलेंस शीट में शो करा एज एन एडवांस, कि हमें बायर से क्या मिला है बेटा? एडवांस मिला है। मतलब सेल उसने शो नहीं कराया अभी, और सेल कर भी नहीं सकता ना। लॉ क्या कहता है? जब तक, भाई एक बात बताओ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सबने पढ़ा हुआ है, एक वैसे जनरल बात बताओ, ओनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं होती बेटा वो सेल होता ही नहीं है। तो ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है बेटा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो आप इसे सेल तो ट्रीट कर ही नहीं सकते। अब जब सेल नहीं है तो प्रॉफिट ऑन सेल आप बुक कैसे कर लोगे बेटा? प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ था बेटा? 35 लाख की बिल्डिंग 50 लाख की बेची थी, तो 15 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ये प्रॉफिट क्या इस साल बुक होगा बेटा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लॉ कहता है ना आपको, लॉ कहता है सेल के लिए ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। जब ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुई तो सेल नहीं है, सेल नहीं है तो आप प्रॉफिट ऑन सेल कैसे बुक कर दोगे? इसीलिए ए लिमिटेड ने बेटा इसे सेल रिकॉर्ड नहीं करा है, बल्कि इसे शो करा है एज एन एडवांस। बात बताओ बेटा, समझ आई? ये तो बेटा बात आ गई, ये तो बात लॉ की है ना। ये लैंग्वेज तो किसकी है बेटा? लॉ की। लेकिन मैंने कई बार क्या कहा, जो दिखता है वही बिकता है बेटा। कई बार लॉ जो कहता है ना उसे नजरअंदाज करके आपको वो फॉलो करना पड़ता है जो हमें दिखता है। और मुझे बेटा इस केस में क्या दिख रहा है, कंपनी बिल्डिंग का पोजीशन दे चुकी है, बायर कंपनी को पूरा आना पाई बेटा पैसा दे चुका है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज ही तो रह गई, वो भी हो जाएंगी पूरी। तो बेटा मैं अगर होता तो मैं तो बेटा इसे ट्रीट कर लेता एज अ सेल। क्यों? पोजेशन दे चुका हूं, बिल्डिंग तेरे को दे दी, तूने पैसा मेरे को दे दिया, बस वो फॉर्मेलिटीज ही तो रह गई कागज कूगज वाली, वो भी हो जाएंगी ट्रांसफर। बात समझ आई जो मैं कह रहा हूं? तो मैं अगर पूछूं बेटा आपसे, सुनो, मैं अगर पूछूं इस ट्रांजैक्शन का बेटा सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस मतलब रियलिटी, जो आपको दिखता है। अब बेटा मुझे पता है क्या दिख रहा है, कि दिस ट्रांजैक्शन इज अ सेल। क्यों? पोजेशन दे चुका हूं, पैसा मिल चुका है, बस फॉर्मेलिटी रह गई, वो भी हो जाएंगी पूरी। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस ट्रांजैक्शन का फॉर्म क्या है, मतलब लॉ क्या कहता है, तो लॉ तो बेटा ये कहता है नॉट अ सेल। क्यों? सेल के लिए ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी आप सेल नहीं ट्रीट कर सकते। एज पर AS1 किसको प्रायोरिटी देनी है बेटा? सेल को प्रायोरिटी देनी है ओवर इट्स फॉर्म। चलो आंसर लिखो, एज पर AS1
substance of the transaction, substance of the transaction must be given, must be given priority over its form. अच्छा फिर लिखो इन द गिवन केस, इन द गिवन केस। बताओ कि गिवन केस में बेटा सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस है दिस ट्रांजैक्शन इज अ सेल, और फॉर्म क्या है इस ट्रांजैक्शन का? लॉ क्या कहता है? नॉट अ सेल, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। हमें प्रायोरिटी किसको देनी है बेटा? सब्सटेंस को। देयरफॉर, देयरफॉर ए लिमिटेड मस्ट रिकॉर्ड this transaction as a sale, as a sale, and profit on sale, and profit on sale। कितने का प्रॉफिट हुआ था बेटा? 15 लाख रुपए का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹15 lakh should be credited to profit and loss। तो 15 लाख का प्रॉफिट आप पीएल में क्या कर सकते हो बेटा? क्रेडिट कर सकते हो। भाई पैसा आपको मिल गया, बिल्डिंग आपने उसको हैंड ओवर कर दी, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज रह गई ना, वो भी हो जाएंगी पूरी। क्या दिक्कत है? हाँ, लॉ कहता है कि ओनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं हुई तब तक आप उसे सेल नहीं मान सकते, लेकिन हम लॉ की नहीं सुनेंगे। हम तो जो दिखेगा हम तो वही बात मान के चलेंगे बेटा। चलो कॉपी करो बेटा, आपका AS1 हमारा खत्म हो गया। कल से आपका AS2 शुरू करेंगे। कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चे, कर लिया सबने? चलो बेटा, कल से AS2 शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।